तपती हुई रेत, जहां दूर दूर तक सिर्फ बबूल के पेड़ और ऊंट नजर आते हैं, पसीने से तरबतर कर देने वाली भयंकर गर्मी। हाँ, बिल्कुल यही तस्वीर बनती है दिमाग में। है ना? लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए कि इसी रेत में कुछ फीट नीचे खोदा जाए और वहां से किसी विशालकाय समुद्री जीव की हड्डियां निकल आएं, या फिर शार्क मछली के दांत मिल जाएं। अरे बाप रे, ये तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है। बिल्कुल, सुनने में ऐसा ही लगता है। मतलब भला एक सूखे रेगिस्तान में समुद्री जीव कहाँ से आएंगे? लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान का जो भूगोल है ना, वो ऐसे ही चौंकाने वाले विरोधाभासों से भरा हुआ है। और सच कहूं तो यही बात इस पूरे परिदृश्य को इतना दिलचस्प बनाती है। अमूमन जब लोग राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि बनती है, रेत की ऊंची टीले और सूखा। हाँ, टिपिकल रेगिस्तान वाली इमेज। एकदम। लेकिन ये क्षेत्र जो आकार में जर्मनी और जापान जैसे देशों से भी बड़ा है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% हिस्सा घेरता है, ये केवल एक रेगिस्तान नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसा जीवित म्यूजियम है जहां पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का, मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री का, लगभग हर पन्ना पलटा जा सकता है। वाह! तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन भी यही है, इस भौगोलिक विविधता के पीछे के विज्ञान और इतिहास को समझना। बिल्कुल। और जब हम इन भौगोलिक बारीकियों का अध्ययन करते हैं तो समझ आता है कि नक्शे पर जो चीजें हमें आज स्थिर और शांत दिखाई देती हैं, उनका अतीत कितना हिंसक रहा होगा। उथल-पुथल भरा रहा होगा, है ना? मुझे इसी बात पे हैरानी होती है कि कैसे एक ही राज्य की सीमा के भीतर दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ मौजूद हैं, नदियां अचानक से गायब हो जाती हैं। हाँ, और ज्वालामुखी के लावे से बने पठार भी हैं वहाँ। एग्जैक्टली। और जैसे कि हमने शुरुआत में बात की, डायनासोर के युग के अवशेष भी इसी धरती के नीचे दबे हैं। मतलब ये सब एक साथ कैसे फिट बैठता है? हाँ, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें सबसे पहले राजस्थान की रीढ़ की हड्डी को समझना होगा। रीढ़ की हड्डी? आप अरावली की बात कर रहे हैं? जी हाँ। पूरे राज्य की जलवायु, मिट्टी और इस चौंकाने वाली विविधता के पीछे एक ही मुख्य ताकत काम कर रही है, और वो है राज्य के ठीक बीचों बीच खड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ों का समूह नहीं है। तो क्या है ये? ये वो विभाजक रेखा है जिसने इस पूरे क्षेत्र का भाग्य तय किया है। अरावली का नाम तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। इसका इतिहास वाकई हैरान करने वाला है। मैंने पढ़ा था कि ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित या कहें तो फोल्डेड पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। बिल्कुल, भूगर्भ विज्ञान की भाषा में से प्री कैम्ब्रियन युग का बताया जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग मतलब, जहां तक मुझे समझ आता है, ये समय इतना पुराना है जब पृथ्वी पर डायनासोर तो क्या, शायद हड्डियों वाले किसी जटिल जीव का विकास भी ठीक से नहीं हुआ था। तो क्या ये हमारे हिमालय से भी पुराना है? अरे, हिमालय तो अरावली के सामने एक नवजात शिशु की तरह है। सच में? हाँ, देखिए, हिमालय एक बहुत ही नया पहाड़ है जो आज भी ऊपर उठ रहा है। दूसरी ओर अरावली की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले हुई थी। अगर हम इसकी तुलना करना चाहें तो अमेरिका के जो अपलेशियन पर्वत है ना, हाँ, अपलेशियन माउंटेन्स जी, वो इसके समकालीन माने जाते हैं। हाँ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अरावली अपने चरम पर थी, तब इसकी ऊंचाई शायद आज के विशाल हिमालय के बराबर ही रही होगी। एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही मुझे। क्यों? अगर ये हिमालय जितनी ऊंची थी, तो आज ये इतनी छोटी कैसे हो गई? मतलब आज इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू के पास है, उसकी ऊंचाई तो सिर्फ 1722 मीटर है। बिल्कुल, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। हाँ, जो सुनने में बहुत शांत लगता है, लेकिन 1722 मीटर तो हिमालय की 8000 मीटर ऊंची चोटियों के सामने कुछ भी नहीं है ना। वो बाकी का पहाड़ कहाँ गायब हो गया? हाँ, ये प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत का नतीजा है, जिसे हम अपरदन या इरोजन कहते हैं। देखिए, पहाड़ रातों रात खत्म नहीं होते। अरावली के साथ जो हुआ वो करोड़ों सालों की एक अनवरत प्रक्रिया है। मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस। एकदम। सोचिए, करोड़ों सालों तक लगातार बरसने वाली बारिश, तूफानी हवाएं, बर्फ और नदियों का पानी, इन सब ने मिलकर अरावली की मजबूत चट्टानों को घिसा है, उन्हें काटा है और तोड़ तोड़कर मिट्टी में बदल दिया है। ओह, तो आज जो हम देखते हैं वो सिर्फ बचा कुचा हिस्सा है? हाँ, आज जो अरावली हम देखते हैं वो दरअसल एक अवशिष्ट या रेजिडुअल पर्वत है। ये उस विशाल हिमालय जैसे पहाड़ का बचा हुआ एक छोटा सा ढांचा मात्र है। एक घिसा हुआ ढांचा, लेकिन फिर भी इतना ताकतवर
कि वो मौसम को कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। मतलब अरावली राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में एक विशाल ढाल की तरह खड़ी है, और मुझे लगता है यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अरावली एक विशाल दीवार की तरह है। एकदम सही कह रही हैं आप। जब अरब सागर से मानसून के बादल उठकर आते हैं तो अरावली की दिशा ऐसी है कि बादल इससे टकराने के बजाय इसके समानांतर सीधे आगे निकल जाते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी ढाल बन जाती है जो बादलों को पश्चिमी हिस्से में जाने ही नहीं देती, और नतीजा क्या होता है? अरावली के पश्चिम का हिस्सा प्यासा रह जाता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अरावली एक महान जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड का काम करती है। इसी वजह से राज्य के पश्चिमी आधे हिस्से में थार का मरुस्थल बन गया। थार का मरुस्थल जो अपने आप में रहस्यों से भरा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाला तथ्य है। थार का मरुस्थल राज्य के 61.11% हिस्से में फैला है, लेकिन ये कोई वीरान और बंजर जगह नहीं है। हाँ, मैंने सुना है वहाँ काफी लोग रहते हैं। जी, इस रेगिस्तान में राज्य की लगभग 40% आबादी रहती है। ये दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता और जन घनत्व वाला मरुस्थल है। क्या आप बात कर रहे हैं? आमतौर पर रेगिस्तान का मतलब होता है ऐसा इलाका जहाँ दूर दूर तक जीवन न हो। वही तो, लेकिन थार तो पूरी तरह से जीवन से भरा हुआ है। और शायद ये जीवन इसलिए है क्योंकि इस रेत के नीचे एक बहुत गहरा राज दफन है। अरावली रूपी दीवार के पश्चिम में जाने पर हमें मरुस्थल मिलता है, लेकिन ये साधारण मरुस्थल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही वो हिस्सा है जहां हमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। मतलब जिस थार के मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल करोड़ों साल पहले एक विशाल समुद्र हुआ करता था। ये सबसे दिलचस्प बात है यहाँ की। हाँ, हम तेथिस सागर की बात कर रहे हैं। तेथिस सागर, राइट। मेसोजोइक काल में, यानी उस दौर में जब पृथ्वी के महाद्वीप अपनी आज की जगह पर नहीं थे, तब आज के राजस्थान की जगह पर तेथिस सागर हिलोरे मारता था। फिर क्या हुआ? वो समुद्र सूखा कैसे? फिर एक बहुत बड़ी भूगर्भीय घटना हुई। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट तेजी से उत्तर की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इसी भयंकर टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ। ओह, तो हिमालय के उठने से समुद्र पर असर पड़ा? बिल्कुल। इस उठान के कारण तेथिस सागर का पानी पीछे हटने लगा और अंततः वो पूरा का पूरा समुद्र सूख गया। ये कल्पना करना ही कितना रोमांचक है कि आज जहां चिलचिलाती धूप में रेत उड़ती है, वहां कभी विशाल समुद्री लहरें उठती थीं। और इसके बहुत ही ठोस प्रमाण आज भी मौजूद है ना? हाँ, कई प्रमाण हैं। जैसे जैसलमेर के पास एक जगह है आकलवुड फॉसिल पार्क। मैंने पढ़ा था कि वहां 18 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म मिले हैं। 18 करोड़ साल, मतलब ये इलाका हमेशा से सूखा नहीं था। बिल्कुल नहीं, वहां कभी घने हरे भरे जंगल रहे होंगे। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ भारत के थाल के डायनासोर, जिसे थारोसॉरस नाम दिया गया है, उसके 16.7 करोड़ साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। एक ऐसा जीव जो सिर्फ हरियाली और प्रचुर मात्रा में पानी होने पर ही जिंदा रह सकता था। सही कहा आपने। और सिर्फ जीवाश्मी नहीं, तेथिस सागर के होने का एक और जीता जागता सबूत राजस्थान के खारे पानी की झीलें हैं। अच्छा, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज जो नमक हम सांभर, डीडवाना या पचपदरा जैसी झीलों से निकालते हैं, वो असल में उसी करोड़ों साल पुराने समुद्र का नमक है? 100%। देखिए, ये झीलें कोई सामान्य गड्ढे नहीं हैं जिनमें बस बारिश का पानी जमा हो गया हो। तो फिर ये खारी कैसे है? जब तेथिस सागर सूखा तो पानी तो वाष्प बनकर उड़ गया, लेकिन समुद्र का सारा नमक उसी जमीन पर रह गया। समय के साथ जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, वो पानी उस मिट्टी में मौजूद प्राचीन नमक को घोल लेता है और ये खारी झीलें बन जाती हैं। मतलब पचपदरा झील में जो उत्तम कोटि का नमक बनता है, वो सीधे तौर पर उस प्राचीन समुद्र की देन है जो अब वहां है ही नहीं। एग्जैक्टली। खैर, खारे पानी और भयंकर गर्मी की इस कहानी में एक और जादुई मोड़ है। रेगिस्तान के बीचों बीच मीठे पानी की अंडरग्राउंड नदी। ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। हाँ, जैसलमेर के इस सूखे और खारे इलाके के बीचों बीच मीठे पानी की एक भूमिगत नदी भी मौजूद है। इसे लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज? जी, ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है जहां एकदम शुद्ध और मीठा पानी मिलता है। इसी इलाके में चांदन नलकूप भी है, जिसे लोग थार का घड़ा कहते हैं। ये तो सच में कमाल है। चारों तरफ नमक ही नमक और जमीन के नीचे मीठा पानी। ये कैसे संभव है? ये वास्तव में प्राचीन नदियों के विलुप्त होने की कहानी है। हजारों लाखों साल पहले जब इस इलाके की जलवायु अलग थी, तब यहां से बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं।
कुछ वैज्ञानिक तो इसे पौराणिक सरस्वती नदी का मार्ग भी मानते हैं। ओह, तो वो पानी नीचे ट्रैप हो गया। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियां ऊपर से तो सूख गई, लेकिन उनका साफ और मीठा पानी जमीन के नीचे चट्टानों की दरारों के बीच सुरक्षित रह गया। ये उसी प्राचीन पानी का खजाना है जो आज लाठी सीरीज के रूप में मिलता है। वाह। और इसके अलावा इस रेगिस्तानी इलाके में पानी का एक और बहुत दिलचस्प स्रोत है, जिसे मावट कहते हैं। मावट मतलब सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश, है ना? जी। लेकिन एक सवाल है, सर्दियों में जब मानसून नहीं होता तो ये बारिश आती कहाँ से है? ये तो अरब सागर से नहीं आ रही होगी। नहीं, ये बारिश एक बहुत ही लंबी यात्रा करके आती है। इसे भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। भूमध्य सागर, वो तो बहुत दूर है। हाँ, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच है। वहां सर्दियों में भयंकर तूफान उठते हैं। ये तूफान वहां से नमी उठाते हैं और हवाओं के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए मध्य पूर्व के देशों को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पहुंचते हैं। और जब ये बादल राजस्थान पहुंचते हैं तो यहाँ हल्की हल्की बारिश करते हैं। और मैंने सुना है ये बारिश रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए इतनी फायदेमंद होती है कि किसान इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदें कहते हैं। बिल्कुल सही। मतलब यूरोप के पास से उठा तूफान राजस्थान के किसानों के लिए सोना बरसा रहा है। हाँ, भूगोल का ये कनेक्शन सच में कमाल का है। लेकिन देखिए, जब हम पानी की बात कर ही रहे हैं तो राजस्थान की नदियों का जो बिहेवियर है वो किसी रहस्य से कम नहीं है। आमतौर पर हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि नदी पहाड़ से निकलती है और अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है। हाँ, जनरल थ्योरी तो यही है। लेकिन यहाँ की नदियां तो समुद्र तक पहुँचती ही नहीं है। ये क्या माजरा है? इस अनोखे सिस्टम को अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र या इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है। घग्गर और कांतली जैसी नदियां इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? देखिए, ये नदियां जब बहना शुरू करती हैं तो कुछ दूरी तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन फिर ये अचानक रेत में गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। ऐसा क्यों होता है? क्या रेत सच में किसी स्पंज की तरह काम करती है? कुछ हद तक ऐसा ही है। रेगिस्तान की मिट्टी या बालू में पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि इस पूरे इलाके में बारिश बहुत कम होती है, नदियों में इतना पानी ही नहीं होता कि वो उस सूखी प्यासी रेत को पार करके समुद्र तक पहुंच सके। तो पानी जाता कहाँ है? पानी का एक बड़ा हिस्सा तो भयंकर गर्मी के कारण वाष्पीकृत होकर यानी इवेपोरेट होकर हवा में उड़ जाता है, और जो बचता है वो जमीन के नीचे चला जाता है। इसलिए ये नदियां रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। काफी दुखद है ये। हाँ, लेकिन नदियों के इस अजीब व्यवहार में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कहानी तो लूनी नदी की है। बिल्कुल। लूनी नदी का मामला तो मुझे भूविज्ञान के किसी जादू जैसा लगता है। कोई नदी आधी मीठी और आधी खारी कैसे हो सकती है? वही तो। मतलब अजमेर के नाग पहाड़ों से लूनी नदी निकलती है, तब इसका पानी एकदम मीठा होता है, लोग इसे पी सकते हैं। और ये बाड़मेर के एक शहर बालोतरा तक मीठी ही बहती है जी। लेकिन बालोतरा को पार करते ही ये नदी अचानक खारी हो जाती है। पानी इतना खारा हो जाता है कि वो पीने लायक ही नहीं रहता। एक ही नदी के दो रूप, ये तो गले ही नहीं उतरता। ये प्रकृति की केमिस्ट्री का एक अद्भुत उदाहरण है। देखिए, नदी का पानी अपने आप में कोई बदलाव नहीं करता, बल्कि जमीन का चरित्र उसे बदल देता है। कैसे? जैसा कि हमने अभी टेथिस सागर के बारे में चर्चा की, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है। तो जब लूनी नदी बालोतरा तक पहुंचती है तो वो मरुस्थल के उस गहरे हिस्से में प्रवेश कर जाती है जहां की मिट्टी में लवणता या सैलिनिटी चरम पर है। ओह, तो इसका मतलब है कि जब वो मीठा पानी उस नमकीन मिट्टी के ऊपर से गुजरता है तो मिट्टी का सारा नमक उस पानी में घुलने लगता है। एकदम सही। नदी एक तरह से उस पुराने समुद्र के नमक को घोलने का काम करने लगती है, और देखते ही देखते मीठे पानी की एक अच्छी खासी नदी खारे पानी के नाले में तब्दील हो जाती है। क्या बात है! ये पूरी तरह से मिट्टी और पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया है। वैसे पानी के इस खारेपन और मिठास का खेल झीलों में भी दिखता है। एक तरफ हमारे पास पचपदरा की अत्यधिक खारी झील है, और दूसरी तरफ माउंट आबू में स्थित नक्की झील है जो मीठे पानी की है। नक्की झील की तो कहानी भी बहुत रोचक है ना। किंवदंती है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की पड़ा। हाँ, ऐसी मान्यता है वहाँ। और ये राजस्थान की इकलौती झील है जो सर्दियों में जम भी जाती है।
क्योंकि माउंट आबू काफी ऊंचाई पर है। बिल्कुल। वैज्ञानिक नजरिए से नक्की झील को अक्सर एक क्रेटर झील माना जाता है, जो किसी प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनी होगी, या फिर इसे टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से बनी एक प्राकृतिक खाई माना जाता है। लेकिन वो जो नाखूनों वाली किंवदंती है वो भी कुछ कहती है। हाँ, वो हमें एक बहुत गहरी बात बताती है। ऐसे शुष्क और पानी की कमी वाले इलाके में मीठे पानी की कोई भी झील स्थानीय लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, इसलिए इसे देवताओं का वरदान मान लिया गया। भूगोल अक्सर इसी तरह स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं को जन्म देता है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। चलिए अब अरावली के उस पार चलते हैं। पश्चिम की इस सूखी, रेतीली और रहस्यमयी नदियों वाली दुनिया से निकलकर अब हम राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से की ओर मुड़ते हैं। जी, वहां का परिदृश्य एकदम अलग है। बिल्कुल। जहां पश्चिमी हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है, वहीं पूर्वी हिस्सा पानी की अधिकता और उससे मची तबाही की गवाही देता है। हम पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती के पठार में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश पूरे राज्य का केवल 23% हिस्सा है, लेकिन यहाँ राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। इतनी घनी आबादी का कारण तो सीधा सा है, उपजाऊ जमीन। चंबल, बनास और माही जैसी नदियों ने अपने साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल को यहाँ बिछाया है। ये मिट्टी खेती के लिए इतनी बेहतरीन होती है कि इस इलाके को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, जब भी हम चंबल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लहलहाते हुए खेत नहीं आते। तो क्या आता है? हमारे दिमाग में आते हैं बीहड़, वो गहरी खाइयां, मिट्टी के ऊंचे नीचे डरावने टीले और दशकों तक डकैतों की शरणस्थली रहने वाली वो जगहें जिन्हें बैडलैंड्स कहा जाता है। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये जलोढ़ मिट्टी से बना उपजाऊ मैदान है और दूसरी तरफ ये भयानक बीहड़, ये उपजाऊ जमीन ऐसे डरावने परिदृश्य में कैसे बदल गई? ये पानी की उसी बेलगाम ताकत का नतीजा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसे भूविज्ञान में अवनालिका अपर्दन या गुल्ली इरोजन कहते हैं। गुल्ली इरोजन, ये क्या होता है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी बहुत मुलायम होती है। जब चंबल नदी का पानी अपने उफान पर होता है और तेजी से इस मुलायम मिट्टी पर बहता है, तो वो मिट्टी को एक समान समतल नहीं काटता। वो मिट्टी में गहरी गहरी नालियां और खाइयां बना देता है। मतलब पानी जमीन को फाड़ देता है। बिल्कुल। सदियों से पानी के इस भयंकर और अनियंत्रित कटाव ने हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन को ऊबड़ खाबड़ और खेती के लिए पूरी तरह से अयोग्य बना दिया है। यही वो उत्खात भूमि है जिसे आम बोलचाल में बीहड़ कहा जाता है। वो तो ये डकैतों के छुके जगह ऐसे बनी। हाँ, इन गहरी खाइयों और भूल भुलैया जैसे रास्तों ने ही उन डकैतों को छुपने के लिए एक आदर्श जगह दी थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे नदी का बहता हुआ पानी जीवन भी दे रहा है, लेकिन अगर उसका बहाव अनियंत्रित हो तो वो एक उपजाऊ मैदान को खौफनाक बीहड़ में भी बदल सकता है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधाभास है। खैर, इसी पूर्वी हिस्से के दक्षिण में माही नदी का बेसिन है जिसे छप्पन का मैदान कहते हैं। ये सच में बहुत उपजाऊ और हरा भरा है। लेकिन अब राज्य के उस आखिरी भौगोलिक हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया, हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हिस्सा भूगर्भीय रूप से बाकी पूरे राजस्थान से बिल्कुल अलग है। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। ये इलाका प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये पठार क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के लावे से बना है। क्रिटेशियस काल मतलब वो समय जब डायनासोर्स पृथ्वी से खत्म हो रहे थे। सही कह रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज जहां कोटा, बूंदी और झालावाड़ जैसे शहर बसे हैं, वहां कभी भयंकर ज्वालामुखी फट रहे थे और लावा बह रहा था? बिल्कुल ऐसा ही था। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये दरअसल दक्कन ट्रैप का ही एक विस्तार है। आज से करोड़ों साल पहले भारत के एक बड़े हिस्से में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। जमीन फट गई थी और अंदर से खौलता हुआ लावा बाहर बह निकला था। बाप रे! और जब वो लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसने विशाल बेसाल्ट चट्टानों का रूप ले लिया। फिर लाखों सालों तक मौसम की मार से वो कठोर चट्टानें टूटी, बिखरी और बारीक कणों में बदल गईं। और उसी से वो खास मिट्टी बनी? जी, उसी लावे की राख और चट्टानों के चूरन से एक विशेष प्रकार की मिट्टी का जन्म हुआ, काली मिट्टी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वर्टिसोल या रेगुर मिट्टी कहते हैं।
और जहां तक मुझे कृषि विज्ञान की समझ है, ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए किसी जादू से कम नहीं है। एकदम सही कहा। इस काली मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्पंज की तरह काम करती है। ये नमी को बहुत लंबे समय तक रोक कर रख सकती है। हाँ, मैंने सुना है ये बारिश में बहुत चिपचिपी हो जाती है। जी, और सूखले पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी में हवा का संचार होता है। कपास की फसल को ठीक ऐसी ही मिट्टी की जरूरत होती है। इसीलिए आज हाड़ौती का ये पठारी क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए पूरे राज्य में जाना जाता है। मतलब करोड़ों साल पहले जो ज्वालामुखी फटकर तबाही मचा रहे थे, उनका लावा आज की किसानों की अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है। तबाही से समृद्धि का ये सफर सच में अविश्वसनीय है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इंसान और इस प्राचीन भूगोल के बीच के इस रिश्ते में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। वो तो है। जब इंसान इस प्राकृतिक ढांचे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, तो प्रकृति अपना पलटवार भी करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेम की समस्या। सेम की समस्या, ये इंदिरा गांधी नहर वाले इलाके की बात कर रहे हैं आप? हाँ, विशेष रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर के इलाके में, जहां इंदिरा गांधी नहर लाई गई। इरादा तो बहुत नेक था, रेगिस्तान में हिमालय का पानी लाकर उसे हरा भरा करना। लेकिन इस नहर ने वहां के भूगोल को एक गहरा घाव भी दिया है। कैसे? मतलब पानी तो अच्छी चीज है ना? ये एक बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है जो हमें बताता है कि बिना दूरदृष्टि के किए गए बड़े बदलाव कितने खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा। इंदिरा गांधी नहर ने निसंदेह मरुस्थल के एक बड़े हिस्से को कृषि योग्य बनाया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स विनाशकारी रहे हैं। हुआ ये कि नहरों से पानी का लगातार रिसाव होता रहा और किसानों ने भी अत्यधिक सिंचाई की। रेगिस्तान के उस इलाके में पानी की निकासी का कोई प्राकृतिक रास्ता तो था नहीं, तो पानी जमा होने लगा। बिल्कुल। नतीजे के तौर पर जमीन के नीचे का जलस्तर ऊपर आने लगा। अरे, और क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे प्राचीन समुद्र का नमक छिपा है, तो क्या वो नमक भी पानी के साथ ऊपर आ गया? विज्ञान में एक प्रक्रिया होती है, केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन। जैसे कोई स्पंज नीचे से पानी को सोखकर ऊपर ले आता है, ठीक वैसे ही जब जलस्तर ऊपर उठा तो अपने साथ जमीन की गहराई में छिपे हुए उन सारे खारे लवणों को भी सतह पर ले आया। ओह नो! पानी तो वाष्प बनकर उड़ गया, लेकिन नमक मिट्टी की ऊपरी परत पर ही जम गया। और उसने उस उपजाऊ जमीन को एक दलदली और खारे बंजर इलाके में बदल दिया होगा? बिल्कुल। इसी पूरी प्रक्रिया और जल भराव को सेम की समस्या कहते हैं। जिस पानी को हम वरदान समझकर हजारों किलोमीटर दूर से लाए थे, सही प्रबंधन ना होने के कारण वही पानी उस जमीन की उर्वरता को निगल गया। ये तो बहुत ही डरावना है। ये हमें याद दिलाता है कि हम भले ही कितनी भी तकनीक विकसित कर लें, हम भूगोल के बुनियादी नियमों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर जमीन की अपनी एक तासीर होती है और इंसान को उसके साथ तालमेल बिठाकर ही चलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समेटना चाहें, तो हमारे सामने एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन जटिल तस्वीर उभर कर आती है। राजस्थान सिर्फ रेत, गर्मी और ऊंटों का नाम नहीं है। एकदम नहीं। ये टेथिस सागर के खारे अवशेषों का घर है। ये प्री कैम्ब्रियन युग में बनी अरावली के प्राचीन पत्थरों का गवाह है, जो कभी हिमालय को टक्कर देते थे। ये चंबल के पानी से कटे हुए बीहड़ों और क्रिटेशियस काल के ज्वालामुखियों के लावे से बनी काली मिट्टी का एक ऐसा संगम है जिसे समय ने करोड़ों सालों में गूंथा है। और ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी की कहानी नहीं है। इस भूगर्भीय विविधता ने ही वहां के जनजीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। हाँ, बिल्कुल। बाड़मेर में खारी होती लूनी नदी के किनारे जीवन बिताना हो, जैसलमेर की धरती के नीचे मीठे पानी की तलाश करनी हो, या हाड़ौती की काली मिट्टी में कपास उगाना हो, इंसान ने इस जटिल और विरोधाभासी भूगोल के साथ जीना और पनपना सीख लिया है। सच कहूं तो इस पूरी चर्चा ने भूगोल को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। भूगोल कोई स्थिर नक्शा या कोई इवेंट नहीं है जो एक बार हो गया और बस खत्म हो गया। सही कहा। ये एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो आज भी इसी पर लगातार चल रही है। जिस जमीन पर आज हम अपने घर बनाते हैं, वो कभी किसी गहरे समुद्र का तल थी, जहां विशालकाय डायनासोर और समुद्री जीव घूमते थे। अरावली, जो आज एक शांत और छोटी पर्वत श्रृंखला दिखती है, वो कभी बादलों को चीरने वाली गगनचुंबी दीवार हुआ करती थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रक्रिया आज भी रुकी नहीं है। हवाएं आज भी अरावली की चोटियों को थोड़ा थोड़ा करके घिस रही हैं। नदियां आज भी अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं और पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं। हर दिन, हर पल भूगोल बदल रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दे। अगर भूगोल कभी स्थिर नहीं रहता, तो जरा समय के पहिए को आज से 5 करोड़ साल आगे घुमाकर देखिए, तब ये परिदृश्य कैसा दिखेगा।
लेकिन बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या हवा और पानी का लगातार प्रहार अरावली के इन बचे-खुचे पहाड़ों को भी पूरी तरह से मिटाकर एक सपाट मैदान में बदल देगा? क्या टेक्टोनिक प्लेट्स के और ज्यादा खिसकने से थार के मरुस्थल की दरारों से कोई नया समुद्र जन्म लेगा? आज जो नक्शा हमें एक स्थायी सच्चाई लगता है ना, लाखों साल बाद वो पूरी तरह से बदल चुका होगा। प्रकृति आज भी अपना कैनवस पेंट कर रही है, बस हमारे पास उसे देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत